तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है हार्मोन्स निकालती है, बहुत पहले के आप पढ़ चुके हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या हो सकता है, पीयूष ग्रंथि भी हो सकती है, थायराइड ग्रंथि भी हो सकती है, पैराथायराइड ग्रंथि भी हो सकती है। और जो हार्मोन्स बाहर निकालती है, और ये रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, जाती है। और इसको ले जाने के लिए नलिकाओं की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ब्लड यानी रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, जाता रहता है। समझे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन्स हमारे शरीर में जो होते हैं अनेक प्रकार के क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है जो हार्मोन स्रावित करती है तो अनेक प्रकार की क्रियाओं को संपादित भी करता है। देखो, जो प्रश्न आपके एक बार पूछा जाता है कि जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है हम उसको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं कि क्योंकि यह रक्त के द्वारा जाता है। माने जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, माने अंतःस्रावी ग्रंथियों कहते हैं। जब ये हार्मोन्स निकालती है तो ये हार्मोन्स जो होता है रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाते हैं। इसको जाने के लिए किसी विशेष नलिकाओं की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। उसके बाद अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो इसका जनक है थॉमस एडिसन। आपको याद होगा थॉमस एडिसन एक काम के लिए एडिसन रोग होता है, याद है आपको? कैसे होता है हम पूछेंगे नहीं, आपको बता देते हैं कि जब हमारे शरीर के जो अधीवरी ग्रंथियाँ होती है उस अधीवरी ग्रंथियों को काट कर निकाल दिया जाता है, तब हमें एक रोग होता है जिसका नाम क्या होता है, एडिसन। शरीर के विकास कम हो जाता है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था, इसलिए इनको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। किनको? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, तो आप पढ़े भी होंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वे होती है जो माने एंजाइम को बाहर निकालती है, और इन एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है। यानी रक्त के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। कौन नहीं जा सकती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ के द्वारा जो एंजाइम निकलते हैं वो डायरेक्टली ब्लड से नहीं मैचिंग करते हैं, डायरेक्टली ब्लड से नहीं मिल सकते हैं, मुख्य में हो जाएंगे। टाइलिन एंजाइम के नाम सुने होंगे। चामासे में 3 एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। याद है? पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, और अच्छा प्रोटीन को बचाता है तो प्रोटीन किस में बदल जाता है? कोई अमीनो अम्ल में। इतना सुंदर तो पढ़ती है तब कहती है कि अमीनो अम्ल में। याद हो गया होगा। हार्मोन्स के बारे में आप तो समझ ही गए होंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया, तो याद कर लीजिएगा ही। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम क्या था, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने कहा था। और कहा था कि हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होती है उन सभी जैविक क्रियाओं को प्रेरित करता है, सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है, और सभी जैविक क्रियाओं को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान देता है। कौन देता है? तो हार्मोन्स देता है। उसके बाद से स्टारेज क्या जाओ, स्टारेज भी होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। माने स्टारेज जो कहते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे अधिकतर जो आपके ग्लूकोज वगैरह होते हैं वसा में ही अधिकतर, फ्रैक्टोज सेलुलोज वगैरह होता है जल में घुल, सेलुलोज जल में घुलनशील नहीं होता, याद होगा आपको। स्टार्च भी जल में नहीं घुलनशील होता है, वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो माने स्टारेट एक प्रकार ये भी हार्मोन से होता है बाबू, लेकिन उसको 2 श्रेणियों में बांट दिया जाता है, एक स्टारेड और एक नॉन स्टारेड। तो जो स्टारेड होता है वह वे होता है जो वसा में घुलनशील होता है, जो नॉन स्टारेड होता है वो होता है जो जल में घुलनशील होता है। माने नॉन स्टारेज होता है जो वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। हाइपोथैलेमस आप पढ़े भी होंगे। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में पढ़े हैं ना। ये कहाँ पाया जाता है हाइपोथैलेमस? ये आपको याद होगा कि मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के दोनों भाग होते हैं, यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है। एक तो पहले तो ब्रह्म होता है शायद, दूसरा आपका थैलेमस होता है, तीसरा माने ये सबसे पीछे वाला होता है, ये हमारे शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो अगर इस तरीके से कोई पूछे तो चीज़ को आप तुरंत बता सकते हैं, बता देंगे। कुछ और आगे हम लोग देखते हैं इसके। आओ देखो ध्यान से, जल्दी से देख लो। पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग जानते होंगे। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कहा कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्रंथियाँ होती है सबका देख रेख करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। देखो यह ग्रंथि मस्तिष्क के में पाई जाती है, और यह मटर के दाने के आकार का होता है। हाँ क्या हुआ? तो क्या हो गया?
चलिए, तो मस्तिष्क पीयूष ग्रंथि याद होगा ना। अच्छा, इसका वजन कितना होता है? 25 से 30 ग्राम बताए तो थे आप लोग को। 25 से 30 ग्राम होता है, बहुत छोटा होता है आपका। अरे लगभग उतना इसका भी होता है ना। चलो, अब उत्पत्ति के आधार पर पीयूष ग्रंथि के प्रकार देखो, 2 प्रकार का होता है। अग्रपिंड जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्चपिंड जिसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो देखो, जो अग्रपिंड होता है ना, इसका तो देखो कौन कौन हार्मोन से निकलता है। एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसको आप ACTH वृद्धि हार्मोन से भी निकलता है, थायराइड प्रेरक हार्मोन से भी निकलता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है TSH, टी का पूरा नाम, IS के और एच के हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक होता है पुटिका प्रेरक हार्मोन्स FCH, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक होता है प्रोलैक्टिन जो कि किसमें पाया जाता है? केवल स्त्री में पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें एक और है ल्यूटिनाजिक हार्मोन्स, ये भी स्त्री में पाया जाता है। याद होगा, मासिक चक्र लाने में ये काम करता है। पश्चपिंड या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है। प्रसव के कार्य, प्रसव किसे कहते हैं? जब बच्चा होने वाला होता है, जब बच्चा होने वाला होता है तब, गर्भधारण नहीं, जब बच्चा होने वाला होता है। क्या मैं आ रहा हूँ, जब बच्चा होने वाला होता है माने जब तब तेज दर्द होता है, स्त्री कहती है अरे बाप रे बाप, तब माने समझिए कि प्रसव चालू हो चुका है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, ये शरीर के अंदर जो होते हैं ना, तमाम प्रकार के अंगों का विकास करते हैं। पिनियल ग्रंथि आप जानते होंगे, या मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। यह ग्रंथि दैनिक जैविक घड़ी के कार्य भी करती है। दैनिक जैविक जो घड़ी होती है इसका कार्य करती है। थायराइड ग्रंथि, ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इससे जो आयोडीन स्रावित होता है, आप पढ़े भी होंगे। जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी स्रावित करती है। और आयोडीन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? घेगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो इस तरीके से हमने आज देखा। कल एक पीछे वाला पार्ट पढ़ा जाएगा। कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख कर लेकर आइए।